हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं अतिशोषण के अनुप्रयोग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनके अनुप्रयोग के बारे में बताया था। आज हम और डिटेल में उन पर चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहला अनुप्रयोग जो मैंने आपको बताया था वो गैस मास्क के रूप में बताया था। और गैस मास्क में किस तरीके से उपयोग करते हैं बच्चों इनका, देखिए। फर्स्ट जो अनुप्रयोग है गैस मास्क में, बच्चों सक्रियत चारकोल को चूर्ण के रूप में बनाकर मास्क के अंदर भर लिया जाता है और जो हानिकारक विषैली गैसें होती है Cl2, SO2, अमोनिया, इन गैसों का अधिशोषण इन पाउडर की सतह पर हो जाता है, जिससे आप जहरीली गैसों से बच सकते हैं। तो गैस मास्क में जो गैसों का अधिशोषण होता है वो सक्रियत चारकोल की सतह पर किया जाता है। दूसरा है बच्चों कपड़ों की धुलाई में या रंजन में बच्चों इसमें फिटकरी का उपयोग किया जाता है, जो कि कपड़ों की सतह से बंधित हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है फिटकरी, और इसका उपयोग हम धुलाई में करते हैं। तीसरा उपयोग है रंगीन अशुद्धियों को हटाने में। देखिए, शर्करा के विलयन में कुछ रंगीन अशुद्धियाँ होती है, और यदि उसमें हम जानतव चारकोल मिला दे तो वो जानतव चारकोल क्या करता है, अपनी सतह पर रंगीन अशुद्धियों को अधिशोषित कर लेता है और शर्करा के अणु पृथक हो जाते हैं। इस तरीके से भी हम अधिशोषण प्रक्रिया द्वारा रंगीन अशुद्धियों को हटा सकते हैं। आर्द्रता या नमी को नियंत्रित करने में बच्चों सिलिका जेल जो होता है वो क्या करता है, वातावरण में जो नमी है उस नमी को अपनी सतह पर एकत्रित कर लेता है। इस तरीके से हम नमी को इस प्रक्रिया के द्वारा दूर कर सकते हैं। पांचवा मेथड बच्चों जो है वह है विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में। बच्चों विषमांगी उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि होगी इसी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होगी, और बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें ठोस उत्प्रेरकों की सतह पर गैस अभिकारक अधिशोषित होते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक होगा, ठोस उत्प्रेरक, ये अधिशोषण सिद्धांत पर काम करेगा। दूसरा, नंबर 2, संपर्क कक्ष विधि में प्लेटिनम है जो ठोस अधिशोषक का काम करेगा और इनकी सतह पर विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाएं होगी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी जब हम बनाएंगे तो निकल धातु की सतह पर गैस का अधिशोषण होगा और वनस्पति घी का निर्माण होगा। तो बच्चों कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो कि विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में काम करेगी, और ये बात मैं आपको विषमांगी उत्प्रेरण में भी समझाऊंगा।
नेक्स्ट है आयन विनिमय रेजिन के रूप में या कठोर जल के विलवणीकरण के रूप में। बच्चों, आपने 11th क्लास में एक विधि पढ़ी थी, आयन विनिमय रेजिन विधि। उस विधि का उपयोग हम करते थे कठोर जल को मृदु बनाने में, कठोर जल को मृदु बनाने में। तो स्टूडेंट्स, उसमें रेजिन का निर्माण कुछ कार्बनिक समूहों के द्वारा होता था। ये कार्बनिक समूह RSO3H ग्रुप के बनते थे या RCOH ग्रुप के बनते थे या NH2 ग्रुप के बनते थे। इस प्रक्रिया में ये रेजिन, जो ये कार्बनिक समूह है, ये अधिशोषक का कार्य करते हैं। कठोर जल में अशुद्धियाँ होती है, इनकी सतह से जुड़ जाती है और कठोर जल का शुद्ध जल या मृदु जल में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट जो अनुप्रयोग है बच्चों, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में भी, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में भी इसी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। देखिए, हम उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमने नमी को नियंत्रित किया है। तो या हम चारकोल का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, जो गैसें होती है उन गैसों को क्या करते थे, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं और केवल वायुमंडल में वातावरण जो बचता है वो इन गैसों से निर्वातित होता है। ये गैसें उनमें उपस्थित नहीं होती है। अतः उच्च निर्वात उत्पन्न करने में भी इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गुणात्मक विश्लेषण के रूप में। गुणात्मक विश्लेषण में जैसे मैंने आपको बताया Al+3 का लेख परीक्षण, उसमें इसी कंसेप्ट का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम+3 का लेख परीक्षण अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होता है। इसको हम गुणात्मक विश्लेषण का नाम देते हैं। नेक्स्ट 9 वर्णलेखिकी के रूप में। बच्चों, एक बहुत अच्छी टेक्निक है। लेसन नंबर 6 में हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। वर्णलेखिकी, जिसे हम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। बच्चों, इस तकनीक में क्या होता है, विभिन्न अवयवों का मिश्रण होता है जिनको हमें रंगों के आधार पर पृथक करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, एक हम बेलनाकार नली लेंगे और उस नली में हम एक अधिशोषक का इस तरीके से लेप कर देंगे। यहाँ अधिशोषक के रूप में सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, इनका उपयोग करते हैं। और ये नली ऐसे एक अवरोधनी के द्वारा बंधित होती है और इसमें हम अलग अलग प्रभाजों को डालते हैं। जैसे ही मिश्रण नीचे आएगा तो यहाँ जो आपने अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य लगाए हैं, अधिशोषक की सतह पर अब अधिशोष्य का काम कौन करेगा, ये ऊपर से आने वाला मिश्रण
इनमें क्या होगा बच्चों, ये भिन्न भिन्न प्रभाज बना देंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे मिश्रण अलग अलग प्रभाज रंगों के रूप में ऐसे बढ़ जाएगा। जैसे एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो पहले सी वाले को निकाल लेना, उसके बाद में बी वाले को, फिर ए वाले को, इस तरीके से अधिशोषण प्रक्रिया द्वारा मिश्रण की अवयवों का पृथक्करण हम कर सकते हैं। बच्चों इसके अलावा भी हम अक्रिय गैसों का पृथक्करण इसी विधि द्वारा करते हैं। तो 10वां नंबर का हमारा अनुप्रयोग होगा अक्रिय गैसों का पृथक्करण। अक्रिय गैस जो होती है इसी विधि के द्वारा अलग हो जाती है। बच्चों जो 11वां होगा वो होगा औषधियों के निर्माण में। औषधियों के निर्माण में कुछ औषधियाँ होती है अधिशोषण प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें यही इसी कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट भी है साबुन तथा अपमार्जक द्वारा धुलाई। इस कंसेप्ट में भी हम अधिशोषण का उपयोग करते हैं, अधिशोषण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये सब बातें थी अधिशोषण के अनुप्रयोग से संबंधित। तो आपको बच्चों एक एक करके आपको नाम लिखना है। ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जो भी मैंने पॉइंट लिखाए हैं केवल आपको पॉइंट लिखने हैं, इस चीज़ पर आपको फोकस होना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ओवरऑल पार्ट ए फिनिश हुआ है बच्चों। ओवरऑल पार्ट ए फिनिश हो गया है। चलिए बच्चों अब हम बिना समय गवाए हम पार्ट बी की डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बच्चों पार्ट बी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों पार्ट बी का नाम है उत्प्रेरण। पार्ट बी का नाम क्या है? उत्प्रेरण। लेकिन बच्चों उत्प्रेरण को समझने से पहले हमको उत्प्रेरक के बारे में, उत्प्रेरक की भूमिका को हमको समझना पड़ेगा। बच्चों उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटेलिस्ट कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम बर्जीलियस ने बताया। किसने बताया? बर्जीलियस ने। बच्चों इसकी भूमिका को समझिए आप। पहले मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। बच्चों ये बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं तथा अभिक्रिया के पश्चात इनके संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और अभिक्रिया के पश्चात शेष बच जाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं और इनकी प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। बच्चों ये इनकी डेफिनेशन है। मैं इनकी भूमिका को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पोटेशियम क्लोरेट का विघटन अगर आप बिना उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करें, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करते हैं,
तो आपको टेम्परेचर देना पड़ता है 600 डिग्री सेल्सियस और प्रोडक्ट बन जाता है 2KCl प्लस 3O2। ये प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन बच्चों, अगर आपने यहाँ उत्प्रेरक प्रयुक्त कर लिया होता MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये MnO2 उत्प्रेरक अगर प्रयुक्त किया होता तो टेम्परेचर घट जाता, 338 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता और प्रोडक्ट आपका पहले से कम समय में बन जाता। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप पर उत्पाद शीघ्रता से बन जाता है और अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों, उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और इनके स्वयं के द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं और यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं आपसे उत्प्रेरक के प्रकार। बच्चों, उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक के प्रकार ये 4 प्रकार के होंगे। पहला उत्प्रेरक है बच्चों धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा उत्प्रेरक है बच्चों ऋणात्मक उत्प्रेरक। थर्ड उत्प्रेरक है बच्चों स्वतः उत्प्रेरक। और चौथा उत्प्रेरक है बच्चों प्रेरित उत्प्रेरक। पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। चलिए बच्चों, एक एक उत्प्रेरक पे हम बात करते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक हम किसे कहेंगे? वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। चलिए बच्चों, इसको हम एक एग्जाम्पल से और एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए बच्चों, H2O2 का विघटन अगर हम बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो हमको 76 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इतनी हमको सक्रियण ऊर्जा आवश्यक होती है इस कार्य के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर बच्चों कोई उत्प्रेरक ले लेते हैं, जैसे हमने प्लेटिनम उत्प्रेरक ले लिया, कोलाइडी प्लेटिनम उत्प्रेरक का अगर हमने प्रयोग किया तो इसमें सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है और उत्पाद शीघ्रता से बनता है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन की दर बढ़ जाती है। तो क्या पता चला इससे कि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिससे सरलता से और शीघ्रता से उत्पाद बनता है। चलिए मैं इसको ग्राफ से भी समझा देता हूँ। देखिए, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। अभिक्रिया की प्रगति पाथ ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और ऊर्जा के मध्य वक्र प्लॉट करते हैं। तो देखिए वक्र कैसा आता है। ये जब उत्प्रेरक नहीं था तब का ग्राफ है और इसकी सक्रियण ऊर्जा ये है 76 किलो जूल पर मोल। लेकिन अब जैसे आपने, ये तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में,
लेकिन आपने इसमें जैसे ही इसमें उत्प्रेरक मिलाया तो उस परिस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान घट गया। आपका मात्र 57 किलो जूल पर मोल ऊर्जा आवश्यक हुई, ये पीटी की उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में। इस तरीके से धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। ओके बच्चों, ये था हमारा धनात्मक उत्प्रेरक। अगर बच्चों हम बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरक की, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं या घटा देते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। बच्चों, इनको हम निरोधक या मंदक भी कह सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को कम कर रहे हैं, तो यानी कि मंदन का काम कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, और इनकी उपस्थिति से सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अब एग्जाम्पल है, इसका पहला एग्जाम्पल है H2O2 का विघटन ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। अगर आप यहाँ ग्लिसरॉल उत्प्रेरक लेते हैं तो इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन घट जाता है, उस दर से नहीं होता जिस दर से प्लेटिनम ने किया था, उस दर से नहीं होता जिस दर से प्लेटिनम ने किया था। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखें, पेट्रोल के अपस्फोटन को रोकने के लिए टेट्राएथिल लेड, एक टेट्राएथिल लेड TEL का उपयोग ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, पेट्रोल के अपस्फोटन को रोकने के लिए। तो पेट्रोल में विस्फोट ना हो, उसको रोकने के लिए एक ऋणात्मक उत्प्रेरक उपयोग कर रहे हैं, यानी कि क्रियाशीलता को कम करना चाहते हैं। तो टेट्राएथिल लेड यहाँ पर एक केमिकल मिलाया जाता है, ये केमिकल यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। ओके बच्चों, तीसरा उत्प्रेरक स्वतः उत्प्रेरक, बहुत इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक है भी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही यदि उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक। तो देखिए बच्चों, कैसे उत्प्रेरक का काम करेगा, स्वतः उत्प्रेरक कैसा बनेगा, क्या कौन कौन से अभिक्रियाएं, देखिए आप। एथिल एसीटेट का जल अपघटन हमने किया तो इसने एसिटिक अम्ल और एथेनॉल का निर्माण किया, एसिटिक अम्ल व एथेनॉल का निर्माण किया। तो बच्चों, अभिक्रिया में बना हुआ एसिटिक अम्ल कुछ समय बाद में H+ आयन उत्पन्न करता है और ये H+ आयन ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है। तो यहाँ एसिटिक अम्ल क्या बन गया? स्वतः उत्प्रेरक। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन
जब ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो अभिक्रिया में बनने वाला मैग्नीज सल्फेट यौगिक स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी आप यहाँ याद रखिए, H2C2O4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4। मैंने बोला अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट, तो अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्जेलिक अम्ल का ये सूत्र है, इसके साथ क्रिया करेगा तो ये पोटेशियम तो बना देगा K2SO4 और MnSO4, ये बना देगा। साथ में H2O निकलेगा, क्योंकि इससे इन दोनों से मिलकर H2 और CO2 का यहाँ निर्माण हो जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, 10, 5, 2, 3, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 16 हो रहे हैं। 8 H2, Mn कितने हो रहे हैं? 2, पोटेशियम 2 हो ही रहे हैं, सल्फेट कितने हो रहे हैं? 3। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं, मात्र 4, 5, 20, 20 और 8, 28 और यहाँ 4, नहीं इसको तो काउंट ही नहीं करना, 10 दूनी 20 और 8, 28, सही है, बैलेंस है। तो बच्चों इस अभिक्रिया में जो मैग्नीज सल्फेट होता है ये उत्प्रेरक का काम करता है। इस रिएक्शन को रटना नहीं है बच्चों, मैं बताता हूँ कैसे याद रखना रहेगा। KMnO4 और H2SO4 से 2 उत्पाद बनेंगे, इसका पोटेशियम इसके SO4 से रिएक्शन करके पोटेशियम सल्फेट बनाएगा, क्योंकि इसमें 2 धातु है, एक पोटेशियम भी है और एक मैग्नीज भी है। तो मैग्नीज भी इसके SO4 से रिएक्शन करके मैग्नीज सल्फेट बना देगी, और ये मैग्नीज सल्फेट ही किसका काम करेगी? स्वतः उत्प्रेरक का काम करेगी। अब बाकी क्या बचा? ऑक्सीजन बची, यहाँ हाइड्रोजन बचा, कार्बन बचा, ऑक्सीजन बची, तो इन दोनों से मिलाकर CO2 और H2 का निर्माण होगा। और बच्चों लास्ट उत्प्रेरक है प्रेरित उत्प्रेरक। कई अभिक्रियाओं में यौगिक का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो दूसरी अभिक्रियाओं के साथ उनका ऑक्सीकरण संभव होता है, यानी कि कुछ अभिक्रियाओं का ऑक्सीकरण सरलता से हो जाता है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं दूसरों से प्रेरित होकर ऑक्सीकृत होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऐसे ऐसे कारकों को हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, तब बेटर समझ में आएगा। देखिए बच्चों, ये सोडियम सल्फाइड होता है, इसका ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में आसानी से हो जाता है। सोडियम सल्फेट में आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है। सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता, कोई क्रिया नहीं, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। लेकिन जब इस सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ मिला दे तो दोनों का ही ऑक्सीकरण हो जाता है। मीन्स Na2SO3 प्लस
Na3ASO4O3 प्लस O2, तो Na2SO4 भी बन गया और Na3ASO4 भी बन गया। ये सोडियम आर्सेनाइट है, सोडियम आर्सेनाइट, और ये बनने वाला है सोडियम आर्सेनेट। यानी कि कुछ अभिक्रियाओं में आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती है। लेकिन जब दोनों को साथ में मिलाते हैं तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसे बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। ओके बच्चों, ओके, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।